नमस्कार। नीट क्रैश कोर्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस की बात करना शुरू किया था। और अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये कहा था कि हीट के ट्रांसफ़र होने की कुल 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन कैसी प्रक्रिया है, व्हाट हैपेंस इन कंडक्शन, स्टेडी स्टेट क्या होता है, और अगर कोई एक मेटालिक रॉड है स्टेडी स्टेट के अटेन हो जाने के बाद उसके एंड्स के बीच एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है तो कितने हीट का ट्रांसफ़र पर सेकेंड रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक होगा, उसकी क्या फॉर्मूला होती है। थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर रॉड्स एक के बाद एक मतलब कई सारे थर्मल रेजिस्टेंसेज अगर सीरीज में होंगे तो वो सब एक साथ मिलकर के इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेंगे, अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये सारी बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। इसके अलावा लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह से जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उनके क्रॉस कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस, उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो टोटल दोनों रेजिस्टेंस मिलकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच जितना ऑफर करते हैं उसके हिसाब से बैटरी करंट सप्लाई करती है और उस करंट का डिवीज़न उन दोनों रेजिस्टर्स के बीच होता है। अगर I करंट बैटरी ने सप्लाई किया तो सपोज कीजिए I में से I1 चला गया R1 में और I2 चला गया R2 में, तो टोटल करंट में से कितना करंट R1 रेजिस्टेंस में जाएगा और कितना करंट R2 रेजिस्टेंस में जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके बीच करंट के डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला हीट करंट के केस में भी होल्ड करता है कि अगर 2 थर्मल रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और टोटल हीट करंट I पहुंचता है जंक्शन पर तो I में से कुछ जाएगा एक थर्मल रेजिस्टर में, कुछ जाएगा दूसरे में, तो R1 में कितना जाएगा तो R2/R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करेंट, और R2 में कितना जाएगा तो R1/R1 प्लस R2 ऑफ टोटल करेंट। तो जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज के केस में होल्ड करता है वही सारे फॉर्मूले थर्मल रेजिस्टेंसेज के केस में भी होल्ड करते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। मान लीजिए 2 मेटालिक स्लैब्स हैं, इस तरह से अलग अलग थिकनेसेस के 2 मेटालिक स्लैब्स हैं। मान लीजिए ऐसा एक मेटालिक स्लैब है और ऐसा ही एक स्लैब और है और इन दोनों को एक के बाद एक ऐसे सटा करके रख दिया गया है। दोनों के क्रॉस सेक्शन का एरिया बराबर है। ऐसे 2 स्लैब्स एक के बाद एक सटा करके रख दिए गए हैं और हम लोग ये मान रहे हैं कि एक का थिकनेस है D1 और दूसरे का थिकनेस है D2, सो दैट कि यहां से यहां तक का टोटल थिकनेस है D1 प्लस D2 इज इक्वल टू D। और ये अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये अलग मटेरियल का बना हुआ है। इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K2। और ये जो साइड्स हैं ये सारा साइड है, इधर से कोई हीट का लॉस नहीं होता है। हम लोग इस वाले इंटरफेस को सर्टेन टेम्परेचर पर रखे हुए हैं और इस वाले इंटरफेस को उससे कम टेम्परेचर पर, सपोज कीजिए इधर से हीट सप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम टाइम अ स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड।
तो जब स्टेडी स्टेट अटेंड हो जाएगी तो जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा उस डायरेक्शन में टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट होगा। जितना टेम्परेचर यहाँ होगा उससे थोड़ा कम टेम्परेचर दोनों के इंटरफेस पर होगा और उससे भी कम टेम्परेचर यहाँ होगा और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होगा। लेकिन एक बार जब स्टेडी स्टेट अटेन हो जाएगी तो यहाँ जितना टेम्परेचर होगा वो उतना ही मेंटेन रहेगा, वो समय के साथ बदलेगा नहीं और किसी भी दो पॉइंट के बीच एक फिक्स्ड फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जा सकती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K2, इस वाले फेस का टेम्परेचर है θ1, इस वाले फेस का टेम्परेचर है θ2 और इंटरफेस का टेम्परेचर है θ, इसका थिकनेस है D1 और इसका थिकनेस है D2। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें निकालना चाहेंगे कि अगर इधर वाले फेस का टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट के अटेन हो जाने के बाद θ1 और इधर वाले फेस का टेम्परेचर है θ2, तो बताइए इंटरफेस का टेम्परेचर, इंटरफेस जहाँ पर दोनों एक दूसरे में सटे हुए हैं, उस इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा। और ये दोनों स्लैब्स एक साथ मिल करके कितने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एक स्लैब की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये दोनों मिल करके अगर एक के बाद एक ऐसे रखा हुआ है तो ये दोनों मिल करके इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना देगा, इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि इसका थिकनेस है D1 और इसका थिकनेस है D2, इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसके मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K2, इधर वाले फेस का टेम्परेचर है θ1, इधर वाले फेस का टेम्परेचर है θ2 और इंटरफेस का टेम्परेचर है θ। और हम लोग मान लेते हैं कि इस स्लैब के इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इस वाले इधर वाले फेस का एरिया है A। तो आपको पता है कि स्टेडी स्टेट के अटेंड हो जाने के बाद हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि साइड से कहीं से भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट के अटेन हो जाने के बाद जितना हीट पर सेकेंड यहां से यहां के बीच फ्लो करेगा, जितने हीट का ट्रांसफर पर सेकेंड यहां से यहां के बीच होगा, उस सारे के सारे हीट का ट्रांसफर यहां से यहां हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड फ्रॉम हियर टू हियर will be equal to amount of heat transferred per second from here to here, and that will in turn be equal to the amount of heat transferred per second from here to here. तो after the steady state is attained, after the steady state is attained, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहां से यहां के बीच अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, मतलब हीट करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने लिखा था K1A θ1 माइनस थीटा, θ1 माइनस थीटा बाई D1 इज इक्वल टू K2A थीटा माइनस θ2 बाई D2 इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 बाई D1 प्लस D2, जहां हम लोगों ने ये माना है कि ये दोनों मिलकर के इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K ऑफर कर रहे हैं। अब अगर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं,
तो इतना बराबर इतना भी हम लोग ले सकते हैं, आप ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा K1 A थीटा 1 माइनस थीटा बाई D1 इज इक्वल टू K2 A थीटा माइनस थीटा 2 बाई D2। A दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज K1 थीटा 1 बाई D1 माइनस K1 बाई D1 थीटा इज इक्वल टू K2 बाई D2 थीटा माइनस K2 थीटा 2 बाई D2। और थीटा वाले दोनों टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो इसको LHS से RHS में लेके चले जाते हैं और इसको RHS से LHS में लेकर के चले आते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू K1 थीटा 1 प्लस K1 थीटा 1 बाई D1 प्लस K2 थीटा 2 बाई D2 ऐसा होगा। सो क्या मिलेगा हम लोगों को, दैट इंप्लाइज इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू K1 थीटा 1 बाई D1 प्लस K2 थीटा 2 बाई D2 बाई K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2। ये इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया, थीटा का फॉर्मूला ये आ गया। तो इस फॉर्मूले को एक जनरलाइज्ड रेडीमेड फॉर्मूले के रूप में हम लोग याद रखेंगे कि अगर इस वाले स्लैब के मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इस वाले स्लैब के मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इधर वाले फेस का टेम्परेचर थीटा 1 है, इधर वाले फेस का टेम्परेचर थीटा 2 है, तो दोनों के इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला ये होगा, जहां पर इस स्लैब का थिकनेस D1 और इस स्लैब का थिकनेस D2, दोनों स्लैब्स के थिकनेसेस इक्वल नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ द थिकनेसेस ऑफ बोथ द स्लैब्स आर इक्वल, इसमें एक स्पेशल कंडीशन, हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला यही रहेगा। इसी फॉर्मूले में हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं कि इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D से, सपोज कीजिए D1 भी D है और D2 भी D है, दोनों इक्वल थिकनेस के स्लैब्स हैं, तब इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाएगा, आप देख सकते हैं K1 थीटा 1 बाई D प्लस K2 थीटा 2 बाई D, डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है तो ऊपर में चला आएगा क्या, K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 बाई D, और ये भी K1 बाई D प्लस K2 बाई D का मतलब K1 प्लस K2 बाई D, D and D will cancel out and what do we get is K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 बाई K1 प्लस K2। इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला ऐसा तब होगा जब दोनों स्लैब्स इक्वल थिकनेसेस के होंगे, जब दोनों स्लैब्स इक्वल थिकनेसेस के होंगे। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। अगर स्लैब्स इक्वल थिकनेसेस के नहीं हैं तब इंटरफेस के टेम्परेचर के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और अगर दोनों इक्वल थिकनेसेस के हैं तो D1 के जगह पर भी D रख दीजिए, D2 के जगह पर भी D रख दीजिए, और तब इंटरफेस के टेम्परेचर का फॉर्मूला ऐसा चला आएगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये दोनों स्लैब्स मिलकर के इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी
कितना ऑफर करेंगे, एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K1, दूसरे स्लैब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K2। ये दोनों एक साथ मिल करके कितने थर्मल कंडक्टिविटी के एक सिंगल स्लैब की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं। तो देखिए, तो अगेन वी मे राइट K1 A बाई D1 θ1 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, तो इसका वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहां पर। K1 θ1 बाई D1 प्लस K2 θ2 बाई D2 अपॉन K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2। ये हो गया K1 A बाई D1 θ1 माइनस थीटा इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 बाई D1 प्लस D2, और A दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको अब थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट, लेट अस सी। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा K1 बाई D1 और K1 θ1 बाई D1 प्लस K2 θ1 बाई D2 माइनस K1 θ1 बाई D1 माइनस K2 θ2 बाई D2 होल डिवाइडेड बाई K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2 इज इक्वल टू K टाइम्स θ1 माइनस θ2 अपॉन D1 प्लस D2। एंड सी K1 θ1 बाई D1, K1 θ1 बाई D1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा K1 बाई D1, और इधर से होगा K2 बाई D2 θ1 माइनस θ2, K2 बाई D2 θ1 माइनस θ2 होल डिवाइडेड बाई K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2, K2 बाई D2 इज इक्वल टू K टाइम्स θ1 माइनस θ2 बाई D1 प्लस D2। θ1 minus θ2, θ1 minus θ2 will cancel out, and what do we get is K1 K2 by D1 D2, और ये क्या हो जाएगा, D1 D2 चला जाएगा ऊपर में, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1 is equal to K by D1 plus D2, and this cancels out, so D1 plus D2 by K is equal to K1 D2 plus K2 D1 by K1 K2. That implies D1 plus D2 by K is equal to K1 by D1 by K1, D1 by K1 प्लस D2 by K2। ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली
अगर एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अदर, दो नहीं n स्लैब्स एक के बाद एक रखे हुए हों, अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटीज और अलग अलग थिकनेसेस के n स्लैब्स वन आफ्टर दी अदर प्लेस्ड हों। Similarly, if n slabs are placed one after the other, तब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा d1 प्लस d2। यहां d1 प्लस d2 है, वहां हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन प्लस dn, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस सो ऑन प्लस dn होल डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d1 बाय k1 प्लस d2 बाय k2 प्लस d3 बाय k3 प्लस सो ऑन प्लस dn बाई kn, ऐसा। अब इसमें भी अगर दो ही स्लैब्स हैं, मान लीजिए एक के बाद एक दो ही स्लैब्स हैं और ये दोनों इक्वल थिकनेसेस के हैं, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d है, तब क्या हो जाएगा d प्लस d 2d बाई k इज इक्वल टू d बाई k1 प्लस d बाई k2, तो d कॉमन 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 बाई k1 k2d, दैट इंप्लाइज k हो जाएगा 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। इतना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कब हो जाएगा? अगर दो ही स्लैब्स एक के बाद एक रखे गए हों और दोनों के थिकनेसेस इक्वल हों तब। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है कंडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने में। मुख्यतः तो कंडक्शन है क्या, कैसा प्रोसेस है, और स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, थर्मल रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर दो थर्मल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं तो हीट करंट का डिवीज़न उनके बीच कैसा होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। उसके अलावा एक के बाद एक अगर कई स्लैब्स एक दूसरे में सटा करके रखे गए हैं और इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने की ज़रूरत होगी, तो इंटरफेस का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंडक्शन की प्रक्रिया से रिलेटेड। दूसरा प्रोसेस हीट ट्रांसफर का होता है कॉन्वेक्शन, और हम लोगों ने कहा था कि कंडक्शन सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर का डोमिनेंट प्रोसेस है। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर मुख्य रूप से कंडक्शन के मेथड से ही होता है। उसी तरह से फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस में हीट का ट्रांसफर मुख्य रूप से कॉन्वेक्शन की प्रक्रिया से होती है। कॉन्वेक्शन इज द डोमिनेंट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स, स्पेशली इन लिक्विड्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कंडक्शन और कॉन्वेक्शन की प्रक्रिया में? कंडक्शन में हम लोगों ने कहा था कि हीट को सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं होना पड़ता है। एनर्जी कैरी करते हुए
मटेरियल पार्टिकल को खुद एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं जाना पड़ता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन के प्रोसेस से हीट ट्रांसपोर्ट होती है। सो हीट के ट्रांसपोर्ट के लिए कंडक्शन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है कॉलिजन। और सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर ही रहते हैं। सिर्फ उनके अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पर अपने लैटिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन मीन पोजीशन उनका अनचेंज्ड रहता है। और वैसा होने से वो इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन करते हैं और उस कॉलिजन के द्वारा मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करके रॉड के, मटेरियल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो बिना मैटर का ट्रांसपोर्ट हुए हीट का ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन। कॉन्वेक्शन में हीट का ट्रांसपोर्ट होता है विथ मैटर। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल पार्टिकल्स को खुद ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है। थर्मल एनर्जी को कैरी करते हुए मटेरियल पार्टिकल को खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उस हीट को कैरी करते हुए, थर्मल एनर्जी को कैरी करते हुए हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। मतलब हीट इज ट्रांसपोर्टेड विथ मैटर। जैसे आप एक वेसल में पानी ले लीजिए और उसको हीटर पर गर्म कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जैसे जैसे सबसे पहले तो अगर लिक्विड है तो उसको कंटेन करने के लिए कंटेनर चाहिए होगा, सॉलिड। तो जब आप हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं तो जो भी वेसल है उसके बॉटम से अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो तो पहले कंडक्शन के मेथड से बॉटम के नीचे से ऊपर जहां लिक्विड और वेसल का इंटरफेस है वहां तक हीट पहुंचता है, पहले कंडक्शन की प्रक्रिया से। और तब वहां पर हीट मिलता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। और जब लोकल टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड के उस लेयर का, उन मॉलिक्यूल्स का जो वेसल के बॉटम के साथ कांटेक्ट में हैं, तो उस एनर्जी को लेकर के उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो वो मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाते हैं। आप उसको ऐसे बोलते हैं कि लोकल डेंसिटी घटती है और वो नीचे से ऊपर जाते हैं, और ऊपर से जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाते हैं, फिर वो हीट लेते हैं और हीट लेकर के फिर वो नीचे से ऊपर जाएंगे, दूसरे कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल जो कोल्डर हैं वो नीचे जा रहे होते हैं और नीचे से हीट लेकर के कुछ हॉटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होते हैं, और इस प्रक्रिया से हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। और हीट के ट्रांसपोर्ट के दरमियान आप क्लियर कट देख सकते हैं एक मॉलिक्यूलर मोशन की तरह की चीज़ आपको दिखेगी, जिसे हम लोग कॉन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो हीट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, उस हीट को कैरी करते हुए, थर्मल एनर्जी को कैरी करते हुए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खुद यहाँ से वहाँ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हीट के ट्रांसफर की ऐसी प्रक्रिया कॉन्वेक्शन कहलाती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो आपके नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने कंडक्शन में निकाले और कुछ फॉर्मूले रेडिएशन में हैं। तो न्यूमेरिकल मुख्य रूप से कंडक्शन और रेडिएशन के प्रोसेसेस से ही फ्रेम किए जाते हैं। इनमें बहुत सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिज़ाइन करने की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। तो नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इज रेडिएशन। थर्ड प्रोसेस इज रेडिएशन। रेडिएशन
हीट ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स डू नॉट प्ले एनी रोल। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इवन इन वैक्यूम, इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैं ये कह रहा हूं कि मटेरियल पार्टिकल के एब्सेंस में भी, वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रेडिएशन के प्रोसेस से। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसमें रेडिएशन नहीं हो सकती है, उनके प्रेजेंस में भी हो सकती है। द पॉइंट इज दैट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कंडक्शन में भी ठीक है, हीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल पार्टिकल्स को खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होना पड़ा, सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पर ही ऑसिलेशन करते रहे, बने रहे, बल्क ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं हुआ, लेकिन उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा, वो कॉलिजन किए, कॉलिजन में एनर्जी का एक्सचेंज किए, सो दे प्लेड रोल। कॉन्वेक्शन में तो मटेरियल पार्टिकल्स ही खुद हीट कैरी करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इन कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन मटेरियल पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम प्ले रोल in transferring heat, in transporting heat from one part of the medium to the other, from one region of a space to the other. But in radiation, material particles do not play any role. Heat can get transported just like electromagnetic radiation, even in vacuum, even if material particles are not there, not प्रेजेंट एट ऑल। तो हीट के ट्रांसपोर्ट होने की जो इस तरह की प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। और रेडिएशन में जब रेडिएशन की बात करना शुरू करते हैं तो शुरू के दिनों में एक थ्योरी दिया गया था, प्रीवोस्ट थ्योरी of heat exchange। ये कहता है कि आमतौर पर जैसे हम लोग बोलते हैं कि हीट गोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, then Prevost theory states that no matter कि कोई एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, सपोज कीजिए ये चौक है, इस रूम के अंदर में प्लेस्ड है, हो सकता है इस चौक का टेम्परेचर किसी गिवन कंडीशन में रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रूम के साथ, यूजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होता है, बराबर हो। इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम है, ज़्यादा है, बराबर है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कोई भी बॉडी चाहे वो जिस किसी भी टेम्परेचर पर क्यों नहीं हो, एट ऑल टेम्परेचर्स इट एमिट्स एनर्जी एज वेल एज इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर होगा तो वो एनर्जी एमिट भी कर रहा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। दोनों प्रक्रियाएं एट ऑल टेम्परेचर्स, नो मैटर कि टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, कितना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऑल बॉडीज at all temperatures emit energy as well as absorb energy। और
अगर एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड से ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर समय के साथ घटेगा। अगर एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड से कम होगा, टेम्परेचर समय के साथ बढ़ेगा। और अगर दोनों इक्वल होंगे, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स emit energy as well as absorb energy। और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, हालांकि वो विज्ञान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन अभी उस टर्म के इंपॉर्टेंस और फिजिक्स में उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग अभी बहुत नहीं जाएंगे। एक टर्म यूज करते हैं ब्लैक बॉडी। व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज आर कॉल्ड ब्लैक बॉडीज? तो ब्लैक बॉडीज को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को, नो मैटर कि वो किस वेवलेंथ का रेडिएशन है, उस पर जितनी एनर्जी पर सेकेंड फॉल करेगी 100%, जितनी एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट होगी 100% इंसिडेंट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट जरा भी एनर्जी को नहीं करे। ऐसा बॉडी जिसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 हो। अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट is called a black body. So black bodies are the best absorbers। जब अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे के सारे 100% इंसिडेंट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, irrespective of the wavelength of the incident energy, 100% इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे अच्छा तो कोई एब्जॉर्बर हो नहीं सकता। सो अ body that absorbs entire incident energy of all wavelengths is called a black body, is called a black body. So black bodies are the best absorbers। लेकिन यहां पर हम ऐसे कहते हैं, इस रूम के अंदर में आप दो बॉडीज को सस्पेंड कर दीजिए, एक ब्लैक बॉडी को और एक जनरल बॉडी को। जनरल बॉडी मतलब वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले इंसिडेंट एनर्जी के कुछ फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ फ्रैक्शन को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ये दोनों के दोनों बॉडीज, ब्लैक बॉडी भी और जनरल बॉडी भी, इस रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं, दोनों के टेम्परेचर बराबर होते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लेने का मतलब, एक बार जब रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लिया तो अब इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जितनी एनर्जी पर सेकेंड एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहा होगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ब्लैक बॉडी पर सेकेंड अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो पर सेकेंड ज्यादा एनर्जी एमिट भी कर रहा होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है और ये रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम गेन किया हुआ है। और जनरल बॉडी अगर पर सेकेंड कम एनर्जी, अपेक्षाकृत कम एनर्जी, ब्लैक बॉडी के तुलना में कम एनर्जी अगर पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो कम एनर्जी पर सेकेंड एमिट भी कर रहा होगा। इसका मतलब कि जो बढ़िया एब्जॉर्बर होगा वो बढ़िया एमिटर भी होगा। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड वाइस वर्सा।
गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। जो एमिटर अच्छा होगा वो एब्जॉर्बर भी अच्छा होगा, जो एब्जॉर्बर अच्छा होगा वो एमिटर भी अच्छा होगा। और इसी से रिलेटेड के गुड एब्जॉर्बर्स गुड एमिटर्स होते हैं एंड वाइस वर्सा। एक लॉ होता है जिसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। एक किरचॉफ्स लॉ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। यहां पर जो किरचॉफ्स लॉ है वो थर्मल रेडिएशंस के लिए है। ये किरचॉफ लॉ कहता है कि दुनिया का कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी, वो जैसा भी बॉडी हो, डस्टर हो, चौक हो, किताब हो, टेबल हो, कुर्सी हो, मोबाइल हो, कोई भी बॉडी हो, दुनिया के किसी भी बॉडी का किसी गिवन टेम्परेचर पर एमिसिव पावर कहते हैं एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इन पर यूनिट सॉलिड एंगल बाय पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी, इन दोनों का रेशियो दुनिया के हर बॉडी के लिए सेम होगा, दुनिया के हर बॉडी के लिए सेम होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर के बराबर होगा। और इस रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट होगा दुनिया के हर बॉडी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बॉडी ले लें उसके लिए ये दोनों रेशियो सेम मिलेगा। बॉडी ए के लिए ए रेशियो जितना होगा, बॉडी बी के लिए भी उतना ही होगा, बॉडी सी के लिए भी उतना ही होगा। तो ये रेशियो सेम होगा मींस व्हाट? जिसका एमिसिव पावर ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी दुगना होगा, जिसका ज्यादा होगा, जिसका ये दुगना होगा उसका ये भी दुगना होगा, जिसका ये 3 गुना होगा उसका ये भी 3 गुना होगा। तभी तो रेशियो जस का तस रहेगा, सेम रहेगा सारे बॉडीज के लिए। मतलब जिस बॉडी का एमिसिव पावर ज्यादा होगा उस बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का एमिसिव पावर कम होगा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होगा। मतलब गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। और एमिसिव पावर किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इन पर यूनिट सॉलिड एंगल by per unit exposed surface area of a body is called its emissive power। एक लॉ हम लोग यहां पर पढ़ेंगे जिसको स्टीफेंस लॉ कहते हैं, और बाद में बोल्ट्जमान के साथ मिलकर के उसको जनरलाइज करवाया गया, उसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। व्हाट इज दैट लॉ? स्टीफेंस लॉ ये कहता है कि रेडिएशन के प्रोसेस से, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टीफेंस लॉ में, वो सिर्फ रेडिएशन के प्रोसेस से जितनी एनर्जी कोई बॉडी पर सेकेंड एमिट करेगा, रेडिएशन के प्रोसेस से किसी भी बॉडी के द्वारा एमिटेड एनर्जी पर सेकेंड 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। उस बॉडी के एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया से वो एनर्जी का लॉस कर रहा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस पर सेकेंड वो करेगा रेडिएशन के प्रोसेस से। और बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, बॉडी के द्वारा एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन उतना ही ज्यादा होगा। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जितना कम होगा, रेडिएशन के प्रोसेस से बॉडी के द्वारा एमिटेड एनर्जी पर सेकेंड उतनी ही कम होगी। और ब्लैक बॉडीज के लिए इन्होंने शुरू में दिया था, तो फॉर ए ब्लैक बॉडी energy emitted per second by the process of radiation is given by
rather it is proportional to the exposed surface area of the body and fourth power of the absolute temperature of body। और प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं सिग्मा, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, और इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा को। अगर जनरल बॉडी होगा, फॉर जनरल बॉडीज, तो ब्लैक बॉडीज आर दी बेस्ट एमिटर्स। तो एक जनरल बॉडी लेते हैं, एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, दोनों का एक्सपोज्ड सरफेस एरिया सेम है, दोनों का एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम है, लेकिन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड ब्लैक बॉडी का ज़्यादा होगा जनरल बॉडी की तुलना में, बिकॉज ब्लैक बॉडीज आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स, सो दे आर द बेस्ट एमिटर्स ऑल्सो। तो फॉर जनरल बॉडीज इसमें ई का एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है जिसको इमिसिविटी बोलते हैं, और उसका वैल्यू 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तभी तो इससे कम होगा जनरल बॉडी का एनर्जी एमिटेड सारा अदर पैरामीटर सेम रहने पर। तो ई सिग्मा ए टी का पावर 4। फॉर ब्लैक बॉडीज ई इज 1, फॉर ब्लैक बॉडीज, फॉर ब्लैक बॉडीज E is 1, for general bodies means those which are not black bodies, for general bodies E is less than 1। बाद में इसको बोल्ट्जमैन ने इस तरह से जनरलाइज किया कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका जो एक किसी आइसोथर्मल इनक्लोजर में सस्पेंडेड है। आइसोथर्मल इनक्लोजर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज कीजिए इनक्लोजर का टेम्परेचर है T0, तो आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम बॉडी भी उस आइसोथर्मल इनक्लोजर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम गेन कर लिया होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर भी T0 हो गया होगा। तो बॉडी पर सेकंड कितनी एनर्जी निकाल रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, ई सिग्मा ए T0 का पावर 4, और इतना ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है उस आइसोथर्मल इनक्लोजर में, और आइसोथर्मल इनक्लोजर के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम गेन किया हुआ है। तो इसका मतलब कि बॉडी कितना एनर्जी पर सेकेंड एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करता है बॉडी के सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इनक्लोजर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फोर्थ पावर, जिस इनक्लोजर में वो सस्पेंडेड है, और कितना एनर्जी पर सेकेंड वो एमिट करेगा वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो अब अगर इनक्लोजर तो आइसोथर्मल है, इनक्लोजर का टेम्परेचर जस का तस रहने दें, T0 का T0 मेंटेन्ड है, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को स्लाइटली बढ़ा दें, T कर दें, वेयर T इज स्लाइटली ग्रेटर देन T0, तो बॉडी एमिट कितना करेगा, E सिग्मा ए टी का पावर 4 इतना निकालेगा और उसमें से इतना एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड बाय द बॉडी by the process of radiation, if a body whose exposed surface area is A and whose absolute temperature is T and is suspended in an isothermal enclosure at temperature T0, तो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E सिग्मा ए T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4। अगर ब्लैक बॉडी है तो E विल बी 1। इसको कहते हैं स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ, इसको बोलते हैं स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। और इसी का एक कॉन्सेक्वेंस है
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव नहीं करूँगा, उस डेरिवेशन से अभी तत्काल आपको कोई मतलब नहीं है, वो फॉर्मूला उतना आता कैसे है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बट you just should know what that formula is and how can we solve problems related to that formula applying Newton's law of cooling। तो इसमें थोड़ा इसी से आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी फॉर्मूले से आता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में ही अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि बॉडी का टेम्परेचर इनक्लोजर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से स्लाइटली ज्यादा है, अगर टी और टी नॉट का डिफरेंस बहुत कम है, तब ये रिड्यूस कर जाता है उस फॉर्म में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ही एक कंसेक्वेंस है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तब लगाया जाएगा जब बॉडी और जिस सराउंडिंग में वो बॉडी रखा हुआ है, जिस सराउंडिंग को वो हीट का लॉस कर रहा है, उस सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम हो, स्मॉल हो। अगर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये होल्ड करेगा ही नहीं। ये स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ उस फॉर्म में रिड्यूस करता ही तब है जब टी और टी नॉट का डिफरेंस काफी कम होता है। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये रेट ऑफ कूलिंग की बात करता है। अगर कोई बॉडी है और बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से स्लाइटली ज्यादा है, तो बॉडी विल लॉस हीट एंड विल कूल डाउन। तो पर सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर कितना घटेगा उसको कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब dt बाई dt, और टाइम के साथ चूंकि टेम्परेचर घटेगा तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम विल बी निगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके पहले एक निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो माइनस dt बाई dt जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के एक्सपोज्ड सरफेस एरिया के, और बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वालिटी में बदलेंगे तो dt बाई dt इज माइनस के ए टी माइनस टी सराउंडिंग। इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, इसको रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं। सो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is proportional to the exposed surface area of the body and that of the temperature difference between the temperatures of the body and the surrounding। तो शुरू में जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी, बॉडी जल्दी जल्दी ठंडा होगा, उसके टेम्परेचर के घटने का रेट ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस घटता चला जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती चली जाएगी, और वो ऐसा होगा, टेम्परेचर के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कूलिंग। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें और जान लेना चाहेंगे जिसको कहते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कोई भी बॉडी किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर रेडिएशन के प्रोसेस से जितना एनर्जी पर सेकेंड एमिट करता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी वो पर सेकेंड एमिट कर रहा है वो 100% एमिटेड एनर्जी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ निकलती है।
कई वेवलेंथ्स निकलते हैं, लेकिन कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता है। मैक्सिमम एनर्जी अगर 100 जूल की एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है तो हो सकता है उसमें से 90 जूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ निकले और बाकी के वेवलेंथ उस 10 जूल में बटे रहें। सो मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड करेस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। और किस वेवलेंथ के साथ सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ये लॉ कहता है कि लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को B बोलते हैं, जहां की B इज कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। विन्स कांस्टेंट। तो अगर बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पर बॉडी है, T बहुत ज्यादा है, तो लोअर वेवलेंथ के साथ ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, सो दैट कि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो बहुत हायर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी लोअर वेवलेंथ के साथ निकलेगी, और बहुत लोअर टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी हायर वेवलेंथ के साथ निकलेगी। सन से जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी आती है, तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत छोटे वेवलेंथ के साथ वहां से ज्यादातर एनर्जी निकलेगी, और इसीलिए सन से मैक्सिमम जो एनर्जी निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में निकलती है। लेकिन वही एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करता है। जो सोलर रेडिएशन आया उसको पहले अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, और उसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को जब अर्थ री रेडिएट करती है तो अर्थ का टेम्परेचर सन से काफी कम है। तो अर्थ जब उसी एनर्जी को री रेडिएट करेगी तो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ करेगी। सो अर्थ जो री रेडिएट करती है वो मैक्सिमम एनर्जी री रेडिएट करती है इंफ्रारेड रीजन में, एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर वेल नोन फॉर हीटिंग इफेक्ट, और इसीलिए अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कि गर्म हो रहा है या गर्म होता है। तो वहाँ पर कुछ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का रोल है। और अगर हम लोग एक एक्सिस पर टेम्परेचर प्लॉट करें या वेवलेंथ प्लॉट करें, और एक एक्सिस पर हम लोग UM कहें, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड, या U कहें, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, तो अगर कई ग्राफ्स ऐसे मिल रहे हैं तो इस वाले केस में इस वाले वेवलेंथ के साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, और इस वाले केस में इस वेवलेंथ के साथ सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। तो इसमें लॉन्गर, इसके तुलना में ज़्यादा बड़े वेवलेंथ के साथ ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब कि इस केस में टेम्परेचर कम है। अगर ये T1 है और ये T2 है तो आप कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का कंसेक्वेंस है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं कंडक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड, और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नीट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगले क्लास में हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बना करके, और जो फॉर्मूले निकाले गए हैं और कॉन्सेप्ट की जो बातें की गई हैं उसके समझ की गहराई को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और समझ की बारीकियों को और ज़्यादा एनालिटिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।